अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम डॉक्टर आतिफ सईद अंजुम है। मैं पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट न्यूरो साइकोलॉजिस्ट हूँ और मैं आपसे इंस्टीट्यूट ऑफ क्लिनिकल साइकोलॉजी यूनिवर्सिटी ऑफ कराची की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ का ये वेब पेज है, जो कि कुछ अच्छे से हम डिफरेंट तरह के प्रोग्राम कर रहे हैं, जिनको इंस्टीट्यूट ऑफ क्लिनिकल साइकोलॉजी यूनिवर्सिटी ऑफ कराची की जो डायरेक्टर हैं डॉक्टर उज़मा अली, वो इसको सुपरवाइज़ करेंगे। और इस प्लेटफॉर्म से डिफरेंट टॉपिक्स पे जिनका ताल्लुक न्यूरोलॉजी, साइकोलॉजी, मेडिकल से है और आपके रिहेबिलिटेशन से, उस पर लेक्चर्स लाइव जो है वो किए जाते हैं। आज के जो मेरा टॉपिक है उसका नाम जो है वो है, जैसे आप लोगों को मालूम है कि कैल्शियम जो है वो एक मिनरल है जो कि हमारी बॉडी में डिफरेंट तरह के फंक्शंस अंजाम देता है। और जिसमें दूसरे भी बहुत सारे मिनरल, जिसमें कैल्शियम के अलावा कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स जैसे पोटाशियम, सोडियम, क्लोराइड, कुछ और एलिमेंट्स जिसमें आयरन है, जिसमें जिंक है, जिसमें कोबाल्ट है, सेलेनियम है, ये बहुत सारे जो है कुछ एलिमेंट्स हैं, कुछ मेटल्स हैं जो कि बॉडी के अंदर डिफरेंट कंपोजिशन में होती हैं। और ये पूरी बॉडी के ओवरऑल फंक्शन जो होता है बॉडी का, जो बॉडी की ओवरऑल कारकर्दगी है, जो हमारे जिस्म का जो अल्लाह ताला ने एक निज़ाम बनाया, उस निज़ाम को चलाने के लिए हर एलिमेंट का, हर मिनरल का, हर इलेक्ट्रोलाइट का, हेमोग्लोबिन का, और डिफरेंट तरह के कुछ फैट्स हैं, कुछ लिपिड्स हैं, इन सब का एक अहम वाइटल रोल है जो कि बॉडी की ऑप्टिमम फंक्शनिंग के लिए ज़रूरी होता है। तो कैल्शियम भी एक उनमें से एक ऐसा एलिमेंट है जो कि हमारे जिस्म में वाफर मिक़दार में पाया जाता है, और जो कि हमें ये बॉडी में इसके लेवल को मेंटेन करने के लिए हमें डाइटरी सोर्सेस की ज़रूरत होती है। बहुत सारी डाइट्स ऐसी हैं जिसमें ये कैल्शियम पाया जाता है, जैसे आप लोग जानते हैं, जिसमें मिल्क है, मिल्क प्रोडक्ट्स है, डेयरी प्रोडक्ट्स है, सोइज हैं, इसके अलावा कुछ फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं, ख़ास तौर पे आलमंड है। ये सारे के सारे हमारी ग़िज़ाई अजनास हैं जिसमें ये वाफिर मिक़दार में पाया जाता है और हमारे जिस्म की ज़रूरियात को पूरा करता है। अब ये जो कैल्शियम कहने को तो एक मिनरल है, लेकिन इसके फंक्शन जो है बॉडी में बहुत सारे फंक्शन हैं, बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ हैं जो कि इसकी डेफिशिएंसी से भी होते हैं, और बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ हैं जो कि इसकी अगर वाफर मिक़दार में या ये एक्सेस हो जाए बॉडी में, ज़रूरत से ज़्यादा अगर हो जाए, तो उस लेवल में, उस कंडीशन में भी जिस्म के फंक्शन में और जिस्म की डिफरेंट कारकर्दगी में असरअंदाज होता है। तो नॉर्मली जो है कैल्शियम की मिक़दार जिस्म में 8 से लेके 9 या 10 मिलीग्राम तक नॉर्मली होती है। तो इतनी मिक़दार एक ऑप्टिमम लेवल है, 8 से लेके 9.5 या 10 तक। इतना अगर हो तो ये हम नॉर्मल रेंज हम इसको कहते हैं। और इससे अगर इसकी मिक़दार अगर कम होगी तो उसे हम हाइपोकैल्सीमिया कहते हैं, अगर इससे मिक़दार इसकी ज़्यादा हो जाएगी तो उसे हम हाइपरकैल्सीमिया कहते हैं। तो उस लिहाज से जिस्म के नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए हमें एक ऑप्टिमम लेवल की कैल्शियम दरकार होती है, जो कि जैसे मैंने पहले कहा, जो कि हमें डाइट की सूरत में मिलती है, डिफरेंट तरह के फूड के सोर्सेज से मिलती है। और अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो फिर हमें डिफरेंट तरह के मल्टीविटामिन सप्लीमेंट्स हैं, उसमें भी इसकी मिक़दार पाई जाती है। और अलग से कैल्शियम जो है वो भी हमें
डिफरेंट तरह की जो है डाइटरी सूरत में मिलता है। डिफरेंट तरह के सप्लीमेंट्स हैं जो कि मार्केट में डिफरेंट नामों से अवेलेबल है, डिफरेंट कंपनियां इनको मार्केट करती हैं। तो ये टैबलेट फॉर्म में भी अवेलेबल होता है और ये सिरप फॉर्म में भी अवेलेबल होता है, और एमरजेंसी की सूरत में ये इंजेक्टेबल या इंजेक्शन की फॉर्म में या इन्फ्यूजन की फॉर्म में जो है उसमें भी अवेलेबल होता है। तो इसके 3 तरह से इसकी अवेलेबिलिटी होती है, और ये एक डॉक्टर या आपके जो ट्रीटिंग फिजिशियन है उसकी डिस्क्रिप्शन होती है, उसकी एक जिम्मेदारी होती है कि वो ये डिटरमाइन करता है कि आपको सिरप फॉर्म की ज़रूरत है, आपको टैबलेट फॉर्म की ज़रूरत है, आपको इंजेक्टेबल फॉर्म की ज़रूरत है, कौन सी फॉर्म की ज़रूरत है और कितनी मिकदार में ज़रूरत है और कितने अरसे के लिए ज़रूरत है। ये सारा आपका फैमिली डॉक्टर है, ट्रीटिंग फिजिशियन है, वो इसको डिटरमाइन करता है। तो उस लिहाज से जो है ना इसका एक बड़ा अहम रोल होता है, और इसकी जो फंक्शंस है इसमें इसके फंक्शन जो है वो ओवरऑल जो बॉडी का जो ब्लड की जो है थिकनेस पे भी इसका असर पड़ता है, ब्लड की क्लॉटिंग सिस्टम में भी इसका रोल है, हार्ट की फंक्शनिंग में भी इसका रोल है, और जो नर्व्स की हमारे जो असाब होते हैं, जो हमारे नर्व्स होते हैं जिनका ताल्लुक ब्रेन से होता है, तो ब्रेन के जो असाब हैं, जो नर्व्स हैं, उसकी कंडक्शन में भी इसका अहम रोल होता है। इसके अलावा बहुत सारे जो है वो न्यूरो ट्रांसमीटर्स हैं जो हमारी बॉडी में जो एक इंडिस्ट्रीब्यूटर तौर पर काम करते हैं, उनके साथ भी इसके कुछ लिंक्स होते हैं। इसके अलावा जैसे मैंने कहा कि आपका ब्लड का जो क्लॉटिंग सिस्टम है उसको भी एक ऑप्टिमम मिकदार में कैल्शियम की डेली की बेसिस पे जो है ज़रूरत होती है। अगर इससे कम होगा तो अल्टीमेटली आपके जिस्म में जो है बहुत सारी अलामात जो है कैल्शियम की कमी से भी आती हैं, और बहुत सारी अलामात जो है कैल्शियम की ज़्यादती से भी आती हैं। आमतौर पे कैल्शियम की कमी में होता है कि आपको जो है थकावट रहती है, आपको लिथार्जी रहती है, आपके अंदर बॉडी का इम्यून सिस्टम जो है आपका वीक हो जाता है, आपको रिकरेंट बार बार आपको इन्फेक्शन के चांस होते हैं। इसके अलावा आपके बोन के अंदर पेन होता है, आपको बॉडी एक्स होते हैं, आपके जो है डिफरेंट तरह के जो दीगर अज़ा हैं जिसमें हार्ट है, जिसमें किडनी है, जिसमें ब्रेन, जैसे मैंने आपको बताया, तो इन सब की एक ऑप्टिमम और नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए एक नॉर्मल मिकदार की कैल्शियम की ज़रूरत होती है। तो अगर ये इसका कैल्शियम का लेवल अगर कम हो जाए तो उसकी अलामत मैंने आपको बताई, अगर ज़्यादा हो जाए तो उसी तरह भी इसमें किडनी स्टोन बनने के चांसेस भी होते हैं। उसके साथ साथ इसमें जो है थकावट जो कि एक लिथार्जी या बॉडी एक वो कैल्शियम की कमी से भी हो सकते हैं, कैल्शियम की ज़्यादती से भी हो सकते हैं। ये डिफरेंट तरह की इसके अंदर जो है वो अलामात आती हैं, और अभी जो है डिफरेंट तरह के मैं क्वेश्चन जो देख रहा हूँ उससे इंस्टीट्यूट ऑफ क्लिनिकल साइकोलॉजी की वेबसाइट से कि इसको अप्रिशिएट किया गया कि ये बहुत अहम विटामिन है जिसके बहुत सारे बॉडी इफेक्ट आते हैं। और ख़ासतौर पे यहाँ पे एक जो चीज़ हाईलाइट की गई है कि वेट गेन एंड पेन्स अदर जो है इसमें इश्यूज़ हैं, तो उस लिहाज से जो कैल्शियम की जो एक नॉर्मल मिकदार है उसका जो है एक तरह का जिस्म में होना जो है वो ज़रूरी होता है, ताकि हमारा जिस्म एक ऑप्टिमम तरीके से जो है वो फंक्शन कर सके। तो आमतौर पे जो कैल्शियम का जो रोल है वो आमतौर पे आपके मसल्स के अंदर जो है ना ये क्रैम्प्स भी पड़ सकते हैं। इसके अलावा हड्डियों की बीमारी जिसमें ऑस्टियोपोरोसिस है, ऑस्टियोमलेशिया है, इसके अलावा टेटनी होता है जिसमें एक हाथों के अंदर अकड़ाव आ जाता है। इसके अलावा डेवलपमेंट में इसका बड़ा अहम रोल होता है। अगर बच्चे पैदा होने के बाद उसकी अगर डाइट में ऑप्टिमम मिकदार में अगर कैल्शियम ना हो तो उसके टीथ की जो एरप्शन होती है, जो दांतों का जो एक ख़ास पीरियड से निकलने का इफेक्टेड होता है। इसके अलावा जो है इसमें डिफरेंट तरह के दीगर चीज़ें भी हैं, जैसे कि कैल्शियम की कमी होती तो हमारे जो नर्व की कंडक्शन है, जो हमारे मसल्स की बहुत सारे इसके फंक्शन है जो कि इससे रिलेटेड है। ख़ासतौर पे जैसे मैंने जिक्र किया ऑस्टियोमलेशिया और ऑस्टियोपोरोसिस, ये दोनों बीमारियां आमतौर पे ये ओल्ड एज में या ये और जो है ओल्डर पीपल को होती हैं, ओल्डर लोगों को होती हैं।
और आमतौर पे ऑस्टियोपोरोसिस तो ख़वातीन में ज़्यादा काम होता है, जिससे हम कहते हैं कि हड्डियों का भूल जाना या उनका ब्रिटल हो जाना या उनके अंदर एक तरह की सॉफ्टनेस आ जाती है। मलेशिया भी जो है ना, वो भी एक बीमारी होती है जो कि जैसे जैसे एज बढ़ती है बॉडी में इस मिनरल की या कैल्शियम की जब आस्ता आस्ता कमी होती है तो उसकी वजह से ये बीमारी ऑस्टियोमलेशिया ऑस्टियोपोरोसिस होता है। और आमतौर पर ये ख़वातीन को मर्दों के मुकाबले में ज़्यादा आमतौर पे कैल्शियम का अनफॉर्चुनेटली हमारे जो सिस्टम है इसमें इंटेक भी कम होता है, मिल्क की कंजप्शन भी इनकी ज़रा कम होती है। लेकिन उसके बरखिलाफ जो है जो इनके मल्टी पैरा जो मदर्स होती हैं जिनके बहुत सारे बच्चे जिन्होंने पैदा किए होते हैं, तो उनको लैक्टेशन पीरियड में जो है वो बच्चों को चूँकि वो दूध पिलाती हैं लेकिन वो अपनी जो कैल्शियम की मकदार है उनकी बॉडी में उसका ख्याल नहीं रख सकती। उनका मिल्क एक और ऐसी गज़ाएँ वो बहुत कम खाती हैं उनमें कैल्शियम होता है, जिसकी वजह से उनके अंदर एक कैल्शियम की कमी हो जाती है और फिर वक्त से पहले जो है प्रोसेस से ऑस्टियोमलेशिया के चांसेस होते हैं। लिहाजा लैक्टेटिंग पे ये ज़रूरी होता है जो बच्चों को जो मैं अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं जो कि 18 माह से लेकर 2 साल तक की उम्र के लिए होता है, तो मदर के लिए ज़रूरी होता है कि वो लेकिन अपनी ग़िज़ाई ज़रूरियात मिल्क के ज़रिए पूरा करें, मिल्क प्रोडक्ट के ज़रिए भी पूरा करें, के ज़रिए भी पूरा करें। जो है वो डिफरेंट तरह के जो है वो कैल्शियम के सप्लीमेंट भी लैक्टेटिंग पीरियड्स में इस्तेमाल करें ताकि बच्चों के जो दूध फराहम किया जा रहा है उसमें भी एक मुनासिब मकदार में कैल्शियम हो और उनकी अपनी जो ग़िज़ाई ज़रूरियात हैं कैल्शियम की वो भी प्रॉपर तरीके से पूरी हो सके। तो ये तो हो गया लैक्टेटिंग मदर। लैक्टेशन का ताल्लुक चूँकि अब प्रेगनेंसी से भी है, चूँकि मदर जब प्रेग्नेंट होती है तो फिर उस वक्त उसकी ग़िज़ाई ज़रूरियात जितनी भी होती हैं वो फिर एक नहीं 2 इंडिविजुअल के लिए उसको खाना होता है, उसके जो ग़िज़ाई ज़रूरियात को पूरा करना होता है। जो ग़िज़ा है वो लेगी, जो ग़िज़ा वो खाएगी, वो उसको अपना भी ख्याल करना होता है और अपने जो ऑफ स्प्रिंग है उसका बेबी है जो उसका भी उसको ख्याल रखना होता है। लिहाजा उसकी डाइट में भी ऑप्टिमम मकदार में मुनासिब मकदार में ये जो है कैल्शियम का इंटेक ज़रूरी होता है। यहाँ एक अक्सर जिक्र आता है कि जब आप कैल्शियम की सप्लीमेंट की बात करते हैं तो आजकल मार्केट में गुज़श्ता 10-15 साल से विटामिन डी फोर्टिफाइड सप्लीमेंट जिसमें कैल्शियम के साथ विटामिन डी भी शामिल होती है। अब मैं थोड़ा सा विटामिन डी के बारे में, डी भी जो है वो एक तरह की ऐसा हमारा है जो कि वाटर सॉल्युबल नहीं है बल्कि ये फैट सॉल्युबल विटामिन है। ये फैट सॉल्युबल विटामिन है जो कि हमारी ज़रूरियात बॉडी की ज़रूरियात के लिए ज़रूरी होता है और ये इसकी मकदार जो है बॉडी में ज़रूरी होना, इसलिए इसका नॉर्मल होना या इसका एक नॉर्मल रेंज होना इसलिए भी ज़रूरी होता है कि कैल्शियम जो हमारे जिस्म में एब्जॉर्ब होती है, हमारे इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब होती है, तो उसके लिए ज़रूरी होता है कि हमारे जिस्म में वाफर मकदार में विटामिन डी अगर जिस्म में मौजूद होगी, हमारे ब्लड में मौजूद होगी तो वो उसको कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन में ये हेल्प करती है। अगर किसी शख्स के अंदर डी की कमी है और उसको आप कैल्शियम ज़्यादा मकदार में भी देंगे तो वो उसमें एब्जॉर्प्शन नहीं होगी और एब्जॉर्प्शन होने की ना होने की वजह से उसके रिक्वायर्ड और डिज़ायर्ड रिज़ल्ट नहीं मिलते। लिहाजा अभी वर्ल्ड वाइड ये ट्रेंड है कि जहाँ भी कैल्शियम सप्लीमेंट की बात आती है उसके साथ विटामिन डी फोर्टिफिकेशन या विटामिन डी उसके साथ ऐड होता है जो कि उसकी बायो अवेलेबिलिटी को भी बढ़ाता है, उसकी एब्जॉर्प्शन को भी बढ़ाता है और उसके इफेक्ट को भी इन्हांस करता है। यहाँ ये मैं एक चीज़ भी शेयर करता चलूँ, जैसे आप लोगों को इल्म है कि विटामिन डी का एक कुदरती सोर्स भी है जिसके हम सूरज या सनलाइट कहते हैं। तो ब्राइट सनलाइट का एक्सपोजर भी हमारे सेहत के लिए, हमारी हेल्थ के लिए, हमारे हेल्थी लाइफस्टाइल के लिए ज़रूरी होता है। लिहाजा ये ज़रूरी होता है कि हमें डेली के बेसिस पे हमें सन एक्सपोजर की तरफ जाना चाहिए। सन को हमें अपनी बॉडी के साथ जितना भी उसका रिश्ता हम जोड़ेंगे, जितना भी हम अपने घरों में हम ऐसे इन्वायरमेंट बनाएंगे या हमारे घर इस तरीके के कंस्ट्रक्ट हों ताकि वहाँ पे घरों के अंदर ओपन टू एयर डेक हों, ओपन टू एयर या ओपन टू स्काई या ऐसी वेंटिलेटेड एरिया हों, ऐसे ओपन एरियाज हों जहाँ से घर में
ब्राइट सनलाइट जो इंटर हो सके, जो कि हमारे जिस्म की विटामिन डी की मिक़दार को ऑप्टिमम करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो उस लिहाज से विटामिन डी का बड़ा अहम रोल होता है कैल्शियम के मेटाबॉलिज्म में, और इसके बगैर जो है कैल्शियम का मेटाबॉलिज्म जो है वो नॉर्मल नहीं होता। अब यहाँ पे ये है कि जो कैल्शियम जो है ना, इसको हम डिफरेंट तरीके से हम इसको इस्तेमाल करते हैं, और ये इसके जो डिफरेंट तरह के जो इसके इफ़ेक्ट्स हैं बॉडी पे, वो अब मैं उसकी तरफ आता हूँ कि इनका क्या क्या इफ़ेक्ट होता है। इससे पहले मैं ज़रा क्वेश्चंस देखूँ कि अच्छा, अब यहाँ पे ये है कि अभी विटामिन डी हमारे और विटामिन डी और कैल्शियम हमारे जिस्म के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और उसकी बहुत सारी वजूहात हैं, जिसमें यह है कि हमारे जिस्म में जब भी जो है कैल्शियम दरकार होता है, तो हम आमतौर पर जैसे मैंने पहले कहा, या तो डाइटरी सोर्स से लेते हैं, या फिर हम उसको सप्लीमेंट या मल्टीविटामिन टैबलेट में देते हैं। आमतौर पे जो मार्केट में जो कैल्शियम सप्लीमेंट्स मौजूद हैं, वो या तो कैल्शियम कार्बोनेट की सूरत में होते हैं, कैल्शियम साइट्रेट की सूरत में होती हैं, या कैल्शियम एसीटेट की सूरत में होते हैं। अब इन तीनों का मैंने जिक्र इसलिए किया कि इन तीनों की कुछ फार्माकोकाइनेटिक्स या फार्माकोडायनामिक्स या बायोअवेलेबिलिटी का थोड़ा इनमें फ़र्क होता है, और इसी फ़र्क की वजह से इनमें कॉस्ट का भी बड़ा फ़र्क आता है। तो ये तो एक प्रोफेशनली मैंने बात की, लेकिन आप जब भी कोई टैबलेट लें तो आपको अपने मालिज जो है ना, आपका बेहतर जानता है कि आपको वो कैल्शियम कार्बोनेट की ज़रूरत है, कैल्शियम एसीटेट की ज़रूरत है, या कैल्शियम साइट्रेट की ज़रूरत है। और इसका कॉस्ट पे भी जो है, कॉस्ट वाइज भी इनके अलग अलग इनके इम्प्लीकेशंस हैं, ट्रीटमेंट्स हैं, उसके लिहाज से भी जो है इनके अलग अलग इफ़ेक्ट्स होते हैं। लेकिन ओवरऑल जो इन सब का जो इफ़ेक्ट बॉडी में, वो कैल्शियम की लेवल को इंक्रीज़ करने की सूरत में होता है। तो ये तो एक तरह की फार्माकोलॉजी की बात होगी कि ये तीन तरह के जो है वो साल्ट कहना चाहिए, या एक मिनरल्स हैं जो कि कैल्शियम से रिलेटेड, जो कि मार्केट में अवेलेबल हैं। इन सब का जो अल्टीमेट गोल होता है, वो आपके जिस्म में कैल्शियम लेवल को इन्हांस करना या इंक्रीज़ करना होता है। तो आमतौर पे ये देखा गया है कि जो कैल्शियम की कमी का जो इफ़ेक्ट है, वो बॉडी में तरह से होता है, और उसमें ये होता है कि कैल्शियम अगर आपकी वापस आपके हाजमे को या आपके डाइजेशन को भी आमतौर पर ठीक करती है, और आपका जो इनडाइजेशन है उस पर भी इसका इफ़ेक्ट आता है। और इस कैल्शियम का एक इफ़ेक्ट जो है बोन्स या टीथ या जो ओवरऑल जो मेटाबॉलिज्म है आपके बोन का, उसके अलावा एक आपकी जो निज़ामी हज़म पे भी इसका बड़ा पॉजिटिव इफेक्ट आता है। अगर आपकी बॉडी में कैल्शियम वाफिर मिक़दार में मौजूद है, तो आप जो ग़िज़ा खाते हैं, कोई भी ग़िज़ा खाते हैं, उसको नॉर्मल तरीके से, ऑप्टिमम तरीके से जो है उसकी एक एब्जॉर्प्शन होती है, जो कि आपकी एक नॉर्मल हेल्थ के लिए ज़रूरी होती है। इसके अलावा ये है कि कैल्शियम जो है हमारे जिस्म के अंदर जो किडनी है, उसके साथ इस बहुत बड़ा लिंक है कि जब जिन पेशेंट में किडनी की फेलियर होता है, किडनी फेलियर की वजह से या किडनी के डैमेज होने की वजह से उनके अंदर यूरिया या क्रिएटिनिन लेवल बढ़ जाता है, उसके साथ एक इलेक्ट्रोलाइट है जिससे हम पोटाशियम कहते हैं, तो पोटाशियम लेवल भी आमतौर पे इनमें इंक्रीज़ हो जाता है। तो पोटाशियम लेवल जब इंक्रीज़ होता है, तो उसको कम करने का एक नेचुरल और एक आसान तरीका जो है, जो कैल्शियम लेवल। अगर आप कैल्शियम सप्लीमेंट, अगर ऐसा पेशेंट जिसका रीनल फेलियर है, किडनी फेलियर है, उसका यूरिया क्रिएटिनिन डिक्रीज हुआ है, उसमें हाइपर कैलीमिया या पोटाशियम लेवल अगर उसका बढ़ गया है, आमतौर पे पोटाशियम लेवल जो है वो 3.5 से 5.5 मिली इक्विवेलेंट लेवल तक होता है। तो अगर 5.5 मिली इक्विवेलेंट से अगर पोटाशियम लेवल अगर बढ़ गया है, तो ये हार्ट पे और किडनी पे इसका टॉक्सिक इफेक्ट होता है, इसका मुज़र इफेक्ट होता है, और इससे कार्डिक प्रॉब्लम भी हो सकता है, और सडन डेथ भी हो सकती है। तो उस लिहाज से उन सूरतों में भी आमतौर पे कैल्शियम सप्लीमेंट्स का यूज़ किया जाता है, ताकि आपके जो किडनी की फंक्शनिंग है वो एक नॉर्मल तरीके पे हो, और आप जो रीनल फेलियर की तरफ जो पेशेंट जा रहे हैं, उनकी जो है वो इफेक्ट जो है नॉर्मल हो। अच्छा, क्वेश्चन ऐसा तो कोई नहीं है, मैं अपनी बात को जारी करता हूँ। उसके अलावा जो होता है कि किडनी फेलियर पे इसका बड़ा इम्पॉर्टेंट इफेक्ट है, और बोन्स की डेंसिटी को मेंटेन करने के लिए भी कैल्शियम का एक बड़ा, की डेंसिटी सही नहीं है, बोन की
तो आपको बोन पेन होगा, आपको बॉडी एक होंगी, आपको लेथार्जी होगी। और सबसे बढ़ के ये कि आपकी बोन, जैसे मैंने पहले जिक्र किया, उनमें ऑस्टियोपोरोटिक और ऑस्टियोमिलेटिक टाइप की चेंजेस आ जाती हैं, जिससे बोन जो है वो सॉफ्ट हो जाती हैं, और फिर आपके अंदर एक पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। कि अगर आपको मिनिमम ट्रामा भी होगा, अगर आपकी बोन्स हेल्दी नहीं है, उनमें ऑप्टिमम अमाउंट में अगर कैल्शियम की मिनरलाइजेशन नहीं है दूसरे एलिमेंट्स के साथ साथ, तो क्या होगा, बोन्स जो है वो ईजिली वो फ्रिजाइल हो जाएंगी। ज़रा से ट्रामा से भी, माइल्ड ट्रामा से भी जो है वो उनमें फ्रैक्चर हो जाएगा। तो इसीलिए आपने अक्सर देखा होगा कुछ लोगों में माइंड से भी ट्रामा होता है, हल्का सा उनका पैर फिसलता है, गिरते हैं, या उनके जिस्म को कहीं झटका लगता है, तो उनके जिस्म के किसी न किसी हिस्से की बोन्स का फ्रैक्चर हो जाता है। उसकी वजह ये ऑस्टियोपोरोसिस ही होती है और ऑस्टियोमलेशिया होती है, जिसकी वजह से आपकी बोन ब्रिटल हो जाती हैं, सॉफ्ट हो जाती हैं, और उसकी वजह एक कैल्शियम की कमी है, और हमारे जो है सन होना भी है, और डाइटरी जो सोर्स से कैल्शियम का ना लेना भी हो सकता है, और साथ में जो है वो आपका कोई कैल्शियम का सप्लीमेंट ऑप्टिमम मिकदार में लेना अगर नहीं लेंगे तो उसमें भी ये चीज़ें आती हैं। इसके अलावा जो हमारा एक थायराइड हार्मोन है, पैराथायराइड हार्मोन है, उसके साथ भी कैल्शियम का लिंक है। अगर आपकी कैल्शियम लेवल अगर आप जो है वो उसको नॉर्मल रखने के लिए इन की फंक्शनिंग भी बड़ी ज़रूरी होती है। और उसमें ये है कि ये एक तरह का वो हार्मोन है जो कि बॉडी के डिफरेंट मेटाबॉलिज्म को आमतौर पे कंट्रोल करते हैं। लिहाजा जो पैराथायराइड हार्मोन का जो मेटाबॉलिज्म है उसके लिए भी आपकी कैल्शियम की मिक़दार का नॉर्मल होना जो है आमतौर पे ज़रूरी होता है। और उसके बाद फिर यह है कि जो ख़वातीन के अंदर जो एक प्री मेंस्ट्रुअल टेंशन या पीरियड्स के दौरान में उनको जो एक तरह की इलनेस होती है, एक सिकनेस होती है, उनके अंदर बॉडी एक होता है, उनके अंदर डिप्रेस मूड होता है, तो उसका ताल्लुक भी लो कैल्शियम से होता है। तो अगर उनका कैल्शियम लेवल अगर नॉर्मल है तो उनके अंदर जो है प्री मेंस्ट्रुअल टेंशन या प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम जिसे हम कहते हैं, उनको पीरियड्स आने के दौरान जो है वो किसी किस्म का बॉडी में एक्ट नहीं होगा। जो एक डिप्रेशन की कैफियत है, या उनकी पेन की कैफियत है, या उनकी स्लीपलेसनेस की, या एपेटाइट की जो चेंजेस आती हैं ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल पीरियड साइकिल, तो कैल्शियम लेवल कम होने की वजह से भी उसमें भी आमतौर पे 40 to 50% चांसेस कम हो जाते हैं उसकी जो सिम्टम की इंटेंसिटी की, जिनका ताल्लुक आपकी मेंस्ट्रुएशन से होता है। यहाँ पे एक और चीज़ मैं बता दूँ कि जो आपकी बॉडी की ओबेसिटी है, जो मोटापापन है, तो बॉडी के मोटापे का भी ताल्लुक होता है। अगर आपका जिस्म के कैल्शियम लेवल अगर आपका नॉर्मल है, तो लो लेवल कैल्शियम जो है वो आपको ओबेसिटी की तरफ भी लेके जा सकता है। तो ओबेसिटी से बचने का भी एक तरीका है कि आप एक नॉर्मल तरीके से जो है वो कैल्शियम सप्लीमेंट्स, जो कि डाइट में भी हो सकता है और मिनरल की सूरत में भी, या जो सप्लीमेंट की सूरत में हो सकता है। तो आपकी ओबेसिटी को कम करने का तरीका एक्सरसाइज या जिम ज्वाइन करने के साथ ये भी है कि आपकी डाइट में ऑप्टिमम अमाउंट में कैल्शियम और विटामिन डी शामिल होना चाहिए, ताकि आप ओवरवेट ना हो। क्योंकि ओवरवेट जो होती है वो बहुत सारी कार्डियक प्रॉब्लम को, बहुत सारे किडनी प्रॉब्लम को, आपकी हेल्थ और फिटनेस के लिहाज से भी जो है उस पर बड़ा उस पर इफेक्ट आता है। तो लिहाजा आपकी ओबेसिटी से अगर आप बचना चाहते हैं तो तब भी आपका बॉडी का कैल्शियम लेवल एक ऑप्टिमम और रिक्वायर्ड लेवल के अंदर होना चाहिए। उसके साथ साथ जो है जो डिफरेंट तरह के आपके जो बॉडी के दीगर जो प्रॉब्लम है, जिसमें डायबिटीज़, खासतौर पे टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस, जिसे हम नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटिस कहते हैं, जो कि आमतौर पे यंगर लोगों में नहीं होती, आमतौर पे ये 40 या 50s में जाके होती है। तो नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटिस, जिसे टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस कहते हैं, उसका भी लो कैल्शियम लेवल से बड़ा लिंक होता है। लो कैल्शियम लेवल से ना सिर्फ उसको डायबिटीज़ होने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं टाइप 2, और बल्कि उसके साथ साथ अगर किसको टाइप 2 डायबिटीज़ हो गई है और उसका कैल्शियम लेवल कम है, तो उसको विटामिन डी लेवल और कैल्शियम लेवल की कमी की वजह से उनको डायबिटीज़ कंट्रोल करने में भी बहुत सारी आती हैं। और अल्टीमेटली आपको पता है कि डायबिटीज़ एक ऐसी प्रॉब्लम है, अगर वो कंट्रोल नहीं होगी तो उसका इफेक्ट आपके हार्ट पे पड़ता है, आपकी किडनी पे पड़ता है, आपकी आइज़ पे पड़ता है, आपके ओवरऑल इफेक्ट पड़ता है। तो उस लिहाज से आज
पब्लिक में और कंट्री वाइड और वर्ल्ड वाइड इस वक्त कोरोना पेंडेमिक की सूरत हाल है, तो उसमें भी अभी फिजिशियंस हैं वो रिकमेंड कर रहे हैं कि आपको सन एक्सपोजर आपका अच्छा होना चाहिए, आपका सनलाइट में आपको डेली कुछ टाइम आप गुजारें सुबह और शाम, और साथ में अपनी जो डाइट है उसमें कैल्शियम का इस्तेमाल एक ऑप्टिमम लेवल पे करें ताकि आपको हाइपोकैल्सीमिया ना हो और आपकी बॉडी की इम्यूनिटी जो है वो ऑप्टिमम लेवल की हो, ताकि आप इस मूजी वायरस जो है कोरोना वायरस की कॉम्प्लिकेशन से आप अपने आप को महफूज कर सकें। तो उस लिहाज से जो है ना ये हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए ज़रूरी है कि आपकी जो बॉडी उसके अंदर जो है वो विटामिन डी और कैल्शियम जो है वो एक ऑप्टिमम लेवल की हो, ताकि आप डिफरेंट तरह की जो है बीमारियों से बच सकें। इसके अलावा जो है जो अब यहाँ पे है कि हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल, जैसे हम हाइपरलिपिडीमिया या हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया कहते हैं, तो उसके लिहाज से भी जो है वो हमें ये है ये डिफरेंट तरह की चीज़ें जो है वो लिंक होता है। तो अगर किसी में हाइपर कोलेस्ट्रॉल लेवल अगर इंक्रीज हो गया है तो उसको कम करने का भी एक नेचुरल तरीका ये भी है कि अपने आप कैल्शियम लेवल को चेक करें, अपने विटामिन डी लेवल को चेक करें। अगर वो कम है तो पहले तो कोशिश ये करें कि आप डाइटरी सोर्स के ज़रिए डिफरेंट तरह के जो कैल्शियम रिच या विटामिन डी रिच जो डाइट्स हैं उनको आप इस्तेमाल करें, ताकि आपको एक नॉर्मल मकदार में आपको कैल्शियम मिल सके, ताकि आपकी बॉडी की ज़रूरियात पूरी हों। और आपको पता है कि अगर आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ेगा तो कोलेस्ट्रॉल लेवल जो भी जो खून के नाले के अंदर जो जाती है, जिनके खून की शरियानें जो है वो तंग हो जाती हैं, जिसकी वजह से हार्ट अटैक का भी खतरा होता है, किडनी फेलियर का भी खतरा होता है और मल्टीपल आर्गन फेलियर का भी खतरा होता है, तो वो उसके चांसेस भी बढ़ जाते हैं अगर आपकी बॉडी के अंदर जो है वो कोलेस्ट्रॉल लेवल या लिपिड या जिसे हम ट्राइग्लिसराइड्स कहते हैं, अगर ये आपके जिस्म में अगर ज़्यादा हैं तो अल्टीमेटली आपकी जो एक तरह की कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है उस पर भी इफ़ेक्ट पड़ता है और आपको डिफरेंट तरह की बीमारियां जिनका ताल्लुक खून में चर्बी की मकदार बढ़ने से होता है, जिसे हम एथरोस्क्लेरोटिक डिजीज़ या हार्ट डिजीज़ कहते हैं, उनका एहतमाम भी बढ़ जाता है। और ये अगर आपका ब्लड प्रेशर अगर हाई है, हाई ब्लड प्रेशर में भी जो है इसका कैल्शियम लेवल ऑप्टिमम होने का एक बड़ा अहम रोल है। यहाँ पे मैं एक आपको बता दूँ कि जो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो है एक्सपेक्टिंग मदर के लिए भी ज़रूरी होता है कि वो एक नॉर्मल तरीके से जो है वो विटामिन डी डाइट की सूरत में भी लें। बच्चा है उसमें भी ये कैल्शियम लेवल विटामिन डी हार्मोन, ताकि एक तो बर्थ प्रोसेस में उनमें फैसिलिटेशन होती है, दूसरा बर्थ के बाद अगर बच्चा पैदा हो रहा है तो बच्चे में अगर पोटाशियम और कैल्शियम की अगर कमी होगी, अगर उसमें फास्फेट की कमी होगी तो उसकी वजह से भी डिफरेंट तरह की बीमारियाँ होती हैं। जैसे बच्चों में एक आम बीमारी जिसे हम रिकेट्स की कहते हैं, तो रिकेट्स की बीमारी भी जो है उन बच्चों में ज़्यादा होती है जिनकी मदर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो है वो विटामिन डी को या कैल्शियम लेवल उनका कम होता है या वो कम डाइटरी इंटेक लेती हैं कैल्शियम के और विटामिन डी की, तो उनके बच्चों में रिकेट्स होता है। और रिकेट्स की वजह से बच्चों के अंदर ग्रोथ रिटार्डेशन भी होती है, उनकी हाइट भी कम हो जाती है, उनकी बोन के अंदर वीकनेस आ जाती है, उनको बार बार चेस्ट का इन्फेक्शन होता है और चेस्ट के इन्फेक्शन के साथ साथ उनके अंदर जो है बॉडी का इम्यून सिस्टम भी उसमें इफेक्टेड होता है। तो यहाँ पे जो एक क्वेश्चन अभी मोजेस बेग साहब ने किया था कि इसके सिम्टम जो है ये नेल्स का उन्होंने जिक्र किया। तो इसके सिम्टम जैसे पहले मैंने आपको बताया कि इसके सिम्टम जो है वो बहुत सारी डाइवर्स सिम्टम्स हैं, जिसके अंदर जिसमें लेग्स की क्रैम्प्स हैं, जिसमें लिथार्जी है, जिसमें वीकनेस है, जिसमें इजी फटीगेबिलिटी, आप जल्दी आप थक जाएंगे, आपके अंदर जो है वो एनर्जी लेवल आपके अंदर कम होगा, आपकी फाइट टू इन्फेक्शन वो आपके अंदर कम हो जाएगा, आपके बोन्स के अंदर पेन होगा और अबोवाल जैसे मैंने पहले कहा कि आपके अंदर पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर्स के चांसेस बढ़ जाएंगे कि आप ऑल ऑफ सडन जो है वो आपके अंदर एक स्पॉन्टेनियस फ्रैक्चर होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, क्योंकि बोन आपकी वीक की वजह से डिफरेंट तरह के जो है इसमें इश्यूज आते हैं। जो है मैं आपको ये बताऊं कि ये जो डिफरेंट तरह की जो ये कैल्शियम की प्रॉब्लम है,
तो इसके लिए हम डाइटरी सप्लीमेंट लेते हैं। तो इसके जो ड्रग्स के भी कुछ साइड इफ़ेक्ट होते हैं। अगर आप एक्सेसिव कैल्शियम अपनी डाइट में लेंगे, ज़्यादा मकदार में अगर आप कैल्शियम अगर आप डाइट में लेंगे तो उसकी वजह से भी डिफरेंट तरह के जो है वो प्रॉब्लम पैदा होने का चांस आता है, जिसके अंदर आमतौर पर जो सबसे ज़्यादा इफेक्ट होता है वो होता है कि इनमें इनडाइजेशन के चांसेस भी होते हैं। इसके साथ साथ जो है उसमें रीनल स्टोन या किडनी स्टोन बनने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। आपकी गाल स्टोन या पित्ते की पथरी कहते हैं उसके चांसेस भी आमतौर पर बढ़ जाते हैं। तो लिहाजा जब आप कैल्शियम सप्लीमेंट इस्तेमाल करें तो उसके लिए ज़रूरी होता है कि आप एक ऑप्टिमम अमाउंट में आप वाटर इनटेक लें। वाटर इनटेक प्रॉपर तरीके से लेने से आपके अंदर जो एक्सेसिव कैल्शियम है वो बॉडी से वॉश आउट हो जाएगी और आपकी जो जितनी कैल्शियम आपको बॉडी को चाहिए उतनी जिस्म के अंदर रहेगी। इसके साथ साथ जो है अब मैं थोड़ा सा आता हूँ, कोई बहुत सारी ड्रग्स का भी इफेक्ट होता है कैल्शियम के मेटाबॉलिज्म पे। तो बहुत सारी जो आमतौर पे हम ड्रग्स जो है जो हम यूज़ करते हैं अपने डिफरेंट बीमारियों में, उसमें कुछ एंटी हाइपरटेंसिव मेडिसिन हैं जिनकी वजह से भी आमतौर पे कैल्शियम लेवल कम हो सकता है। इसके अलावा जो है कुछ एंटीबायोटिक्स हैं जो कि जिसमें हम सेफलोस्पोरिन ग्रुप है या टेट्रासाइक्लिन ग्रुप है या क्विनोलोन ग्रुप है, तो उनको भी जब आप उनको जब इस्तेमाल करते हैं, ख़ासतौर पर जब आप सेफलोस्पोरिन या इंजेक्शन जो आमतौर पर डिफरेंट तरह के इन्फेक्शन यूज होते हैं, तो उसको अगर आप कैल्शियम के साथ अगर दिया जाएगा तो उसमें भी जो है वो कैल्शियम के मेटाबॉलिज्म पे एडवर्स इफेक्ट होता है। इसी तरह जो क्विनोलोन ग्रुप्स हैं जिसके अंदर डिफरेंट तरह की क्विनोलोन ग्रुप एंटीबायोटिक्स हैं जिसमें फ्लक्सासिन है, इसके अलावा ऑफ्लॉक्सासिन है, नॉरफ्लक्सासिन है। ये जितनी क्विनोलोन ग्रुप ऑफ एंटीबायोटिक्स हैं, ये क्विनोलोन ग्रुप की एंटीबायोटिक्स अगर आप लेंगे कैल्शियम के साथ तो कैल्शियम का लेवल जो उससे भी इफ़ेक्ट होता है और कैल्शियम लेवल के इफ़ेक्ट होने की वजह से जो है बॉडी को रिक्वायर्ड अमाउंट में आपको जो है वो एंटीबायोटिक नहीं मिलेगी और उसके अंदर जो है वो डिफरेंट तरह के इफ़ेक्ट्स होने के चांसेस होते हैं। इस तरह टेट्रासाइक्लिन ग्रुप है, उसके साथ भी कुछ एंटीबायोटिक्स जो हैं जो टेट्रासाइक्लिन में होती हैं उनकी वजह से भी कैल्शियम लेवल पे इफेक्ट पड़ता है। और वो तो ये एंटीबायोटिक्स जो है इनको आमतौर पे कैल्शियम की टैबलेट के साथ उसको अवॉइड करना चाहिए, उनके साथ इनको नहीं लेना चाहिए। इसके अलावा जो है जो जो आमतौर पे जो कुछ फार्मूलेशंस हैं जिसके साथ जो है जिंक और मैग्नीशियम होता है, तो आमतौर पे कुछ कंडीशन में जो है वो जिंक और मैग्नीशियम भी जो है वो कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन को इफेक्ट करते हैं। इस लिहाज से आप कोशिश करें जब आप कैल्शियम या विटामिन डी के लिए तो वो आप कोशिश उस प्योरली कैल्शियम और विटामिन डी उसके साथ कुछ और जो है एलिमेंट वगैरह या ट्रेस एलिमेंट शामिल ना हो, प्योरली आप टैबलेट यूज़ करें तो आमतौर पर कोशिश ये करें कि उनके अंदर सिर्फ कैल्शियम और विटामिन डी होना चाहिए। पहले कहा कि वो कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन को एक ऑप्टिमम तरीके से करने के लिए ज़रूरी होती है। तो अब यहाँ पे जो है ये डिफरेंट तरह के जो है इसके अंदर इफ़ेक्ट्स आते हैं, तो उसको जो है अब मैं क्वेश्चन देता हूँ। तो अब यहाँ पे एक क्वेश्चन था, रोल ऑफ विटामिन डी इन शिज़ोफ्रेनिया। अब ये है कि ये विटामिन डी का ये इसका पॉजिटिव इसका रोल है। विटामिन डी जो है अगर आपके जिस्म में एक वाफर मिकदार में है, डिसऑर्डर है जो शिज़ोफ्रेनिक डिसऑर्डर है, उस पर इस पर पॉजिटिव इफेक्ट आता है। तो ऐसे पेशेंट जो कि जैसे मैं अभी बात ही कर रहा था कि जो डिफरेंट तरह की जो मल्टी विटामिन जो होती हैं उनका इस्तेमाल और कैल्शियम का इस्तेमाल तरह की जो थेरापीज हम लेते हैं, चाहे वो एंटीबायोटिक थेरापी हो, चाहे वो आप एंटी हाइपरटेंसिव थेरापी हों या एंटी साइकोटिक या एंटी डिप्रेशन थेरापी, उनके साथ जो है विटामिन डी और कैल्शियम का लेना ज़रूरी होता है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी ड्रग्स हैं जो कि कैल्शियम के मेटाबॉलिज्म को डिस्टर्ब करती हैं और कैल्शियम के लेवल को वो कम करती हैं। तो लिहाजा जो ये मुजीब साहब का सवाल है इसका यही है कि ये ज़रूरी है कि आप
ऑप्टिमम लेवल में आप विटामिन डी लें, ताकि आपकी इसमें एक तो इस तरह के से आपके मूड की चेंजेस नहीं आएंगी, मूड की स्विंग नहीं आएंगी, और आपको जो है आपका एक हेल्दी लाइफस्टाइल होगा। ये सलीम खोकर साहब ने पूछा है कि कैल्शियम मेटाबॉलिज्म बाई है के हवाले से बहुत सारे पॉइंट्स। हाँ, तो प्रेगनेंसी के दौरान जो इन्होंने डोजेस के हवाले से पूछा, ये बड़ा अहम सवाल है। आमतौर पे जब हम प्रेगनेंसी के दौरान जो देखा है, जो मेरे क्लिनिकल प्रैक्टिस में भी ये चीज़ आई है कि बहुत सारी ख़वातीन जो है आती हैं, वो प्रेगनेंसी स्टार्ट होने के डे 1 से या कंसेप्शन से लेके डिलीवरी तक वो एक्सेसिव यूज़ ऑफ कैल्शियम आजकल करती हैं। और वो जैसे कि आपको मालूम है कि हमारे पास मार्केट में डिफरेंट तरह के सैशे फॉर्म में एक तरह का ये सैशे फॉर्म में कैल्शियम के सप्लीमेंट अवेलेबल है, जिसमें कैल्शियम भी होता है, विटामिन सी भी होता है, जिंक भी होता है, विटामिन डी भी होता है, कुछ और उसके अंदर विटामिन भी होते हैं। तो वो ख़वातीन जो है वो ओवर द काउंटर जो है उसको परचेज़ करके वो घर पे पूरे डब्बा परचेज़ करके ले आते हैं, और वो उसको शरबत समझ के या उसको टॉफ़ी समझ के या उसको फ्लेवर्ड ड्रिंक समझ के उनको पीना शुरू कर देते हैं, जो कि अनफॉर्चुनेटली बहुत ही अनहेल्दी बात है, बहुत ही अनहेल्दी चीज़ है। क्योंकि उससे जो आपकी जो रिक्वायरमेंट जो है बॉडी की, जो विटामिन डी की या कैल्शियम की या दूसरे विटामिन की, उससे आमतौर पे एक्सीड कर जाता है। और एक्सीड करने की वजह से एक कंडीशन होती है जिसे हम कहते हैं हाइपर विटामिनोसिस। तो एक्सीड करने से विटामिन हाइपर विटामिनोसिस की बीमारी पैदा हो सकती है, जिसमें विटामिन की मिकदार जो है नॉर्मल से ज़्यादा हो जाती है, और वो अल्टीमेटली उसकी वजह से बॉडी के ऊपर आपके लोड पड़ता है, आपके लिवर पे लोड पड़ता है, आपकी किडनी पे लोड पड़ता है, आपके इंटेस्टाइन पे लोड पड़ता है। तो आपकी बॉडी जो है ना वो विटामिन से ओवरलोड हो जाती है। तो लिहाजा प्रेगनेंसी के दौरान विटामिन डी या कैल्शियम बिल्कुल लेना चाहिए, इसके साथ साथ आयरन भी लेना चाहिए, इसके साथ फोलिक एसिड भी लेना चाहिए, इसके साथ जिंक की मिकदार भी होनी चाहिए, इसके साथ जो आपके डिफरेंट तरह के बी कम्प्लेक्स हैं उसकी मिकदार भी होनी चाहिए, ओमेगा 3 फैटी एसिड भी लेना चाहिए। लेकिन उसको डॉक्टर की रिकमेंडेशन के मुताबिक उसको एक नॉर्मल तरीके से और एक जितने पीरियड के लिए आपको दिया गया उतने पीरियड के लिए लें। लेकिन उसके साथ आप अपना वाटर इंटेक अच्छा रखें। वाटर इंटेक अच्छा रखेंगे तो जितने भी कोई भी जब आप कोई ड्रग इस्तेमाल करते हैं या कोई सप्लीमेंट इस्तेमाल करते हैं तो उसके जो इंसिपिएंट्स होते हैं, जो उनके इंग्रेडिएंट्स होते हैं, जिसके उसके साथ शामिल होते हैं, जिनका कोई डायरेक्ट रोल नहीं होता, लेकिन वो उनको एक तरह का उसकी स्टेबिलिटी को, साल्ट को स्टेबल रखने के लिए उसमें शामिल किए जाते हैं, उनका जिस्म से निकलना ज़रूरी होता है। तो ये इंसिपिएंट्स को होते हैं, ये तभी जिस्म से निकलते हैं कि आप वाफर मकदार में पानी पिएंगे। तो प्रेगनेंसी के हवाले से यही है कि आपको जो है एक टैबलेट डेली के हिसाब से आप ले लें कैल्शियम की। अगर आपको एक ऑप्टिमम लेवल की हाइपोकैल्सीमिया है, और अगर ज़्यादा आपको हाइपोकैल्सीमिया है तो आप 1 से 2 टैबलेट डेली ले सकते हैं, लेकिन वो भी लिमिटेड टाइम के लिए। उसके बाद में कुछ दिनों के बाद आप दोबारा एक टैबलेट पे आ जाए। अब जहाँ तक वो सैशे की बात है, या वो जो आपके कैल्शियम ड्रिंक्स कह लें, या विटामिन डी सैशे फार्म की जो ड्रिंक्स हैं जो आमतौर पे मार्केट में, तो उसको आप अगर आपने लेना है तो उसके लिए तो मैं यही रिकमेंड करूँगा या मैं ये एडवाइस करूँगा कि वो आप अल्टरनेट डे में लें। और आप अगर उसको डेली ले रहे हैं तो उसको डेली लेके उसको कुछ दिन को उसमें गैप रखें, ताकि वो आपके अंदर जो है उसकी मिकदार जिसमें एक्सेस ना हो, वो बॉडी ओवरलोड ना हो। ओवरलोड होने की वजह से आपकी किडनी पे इफेक्ट पड़ेगा, आपके लिवर पे इफेक्ट पड़ेगा, आपका जो बच्चा है, आपके बच्चे की जो सेहत है उस पर इफेक्ट पड़ेगा। तो लिहाजा जो प्रेगनेंसी में जो है इसको लेना चाहिए, लेकिन आप उसको एक से आप उसको आप लें ताकि उसमें उसके असरात उसके अंदर ना आए। अब यहाँ पे ये जो बात आती है इसकी, मैं ड्रग्स की बात कर रहा था, तो डिफरेंट तरह की जो ड्रग्स जो है वो इस्तेमाल होती हैं, और जैसे एपिलेप्सी है उसकी मैं अभी जिक्र करूँगा। जितनी भी एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स हैं वो सारी की सारी तकरीबन, चाहे वो ओल्डर एपिलेप्टिक ड्रग है या न्यूरो एपिलेप्टिक ड्रग है, जितनी भी मेडिसिन एपिलेप्सी के लिए यूज़ होती हैं वो सारी की सारी किसी न किसी तरीके से विटामिन डी और कैल्शियम लेवल को कम करती है। लिहाजा जो पेशेंट जो एपिलेप्टिक पेशेंट हैं, जो एंटी एपिलेप्टिक ड्रग ले रहे हैं, और बाज़ पेशेंट ऐसे होते हैं जो कि
एक एंटी एपिलेप्टिक ड्रग पे उन पे सीजर कंट्रोल नहीं होते, उनकी एपिलेप्सी कंट्रोल नहीं होती, उनको पॉलीथेरेपी की तरफ जाना पड़ता है जिसमें 2 दवाएं भी हो सकती हैं, जिसमें 3 दवाएं भी हो सकती हैं, और इन एक्सट्रीम केसेस और रेयर केसेस 4 अद्वियात भी हो सकती हैं जो कि उनको एपिलेप्सी कंट्रोल करने के लिए दी जाती हैं। तो अल्टीमेटली जितनी ज़्यादा अद्वियात एक पेशेंट एपिलेप्सी वाला लेगा उतने चांसेस उसके बढ़ जाएंगे कि उसके अंदर कैल्शियम लेवल जो है उसका कम की तरफ जाएगा और हाइपोकैल्सीमिया होगा। और हाइपोकैल्सीमिया जो है इटसेल्फ एक ट्रिगरिंग फैक्टर है एपिलेप्सी के लिए। हाइपोकैल्सीमिया एक ट्रिगरिंग फैक्टर है डिफरेंट तरह की कार्डिक प्रॉब्लम के लिए। हाइपोकैल्सीमिया एक ट्रिगरिंग फैक्टर है आपके बोन के मेटाबॉलिज्म की अबनॉर्मल, और जैसे मैंने जिक्र किया कि ऑस्टियोमैलेशिया और ऑस्टियोपोरोसिस के चांसेस इन पेशेंट में, एपिलेप्टिक पेशेंट में ज़्यादा हो जाते हैं अगर उनके कैल्शियम और पोटाशियम लेवल को प्रॉपर तरीके से उसको एड्रेस ना किया जाए और उसको एक प्रॉपर वे में उनको गाइड ना किया जाए। तो लिहाजा ये ड्रग के हवाले से बात हुई थी। अब जो है ये टायर सलीम फोकस साहब का दोबारा सवाल है, विटामिन डी और कैल्शियम लेवल की टेस्टिंग। ये बड़ा इन्होंने अच्छा सवाल किया और बड़ा प्रैक्टिकल सवाल है, बिल्कुल मैं इससे एग्री करता हूँ कि इसमें जब आप कैल्शियम लेवल की टेस्टिंग की बात करते हैं, विटामिन डी लेवल की टेस्टिंग की बात करते हैं, तो विटामिन डी लेवल जो देखा गया है हमारे मुल्क में, जहाँ तक मुझे प्रैक्टिसिंग फिजिशियन के तौर पे मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा है कि आमतौर पे तकरीबन 80 to 90% लोगों में विटामिन डी हमारे मुल्क में, और उसकी वजह क्या हो सकती है उस पर तो एक रिसर्च की ज़रूरत है। हालांकि हमारे यहाँ सन एक्सपोजर भी ज़्यादा है हमारा है, लेकिन उसके बावजूद और हमारे यहाँ मौजूद है, हम डेली फूड भी इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा कोई ना कोई इसके अंदर फैक्टर्स ऐसे हैं जिसकी वजह से हमारे मुल्क में जो है वो कैल्शियम और विटामिन डी का लेवल जो है ना कम है, और उसकी वजह जो है वो जानने के लिए हमें डिफरेंट तरह की कुछ रिसर्च की तरफ जाना पड़ेगा, और उसमें जो है हमें देखना पड़ेगा कि हमारे मुल्क में ख़ास तौर पे ये विटामिन डी लेवल कम क्यों। हालांकि ऐसे ममालिक जहाँ पे सूरज का एक्सपोजर ज़रा कम होता है, जैसे इंग्लैंड है, जैसे यूके के इलाके हैं कुछ, वहाँ पे आमतौर पे सूरज की किरणें कम आती हैं, वहाँ पे सूरज जो है वो कम वहाँ पे एक्सपोज होता है, लेकिन वहाँ पे कैल्शियम और विटामिन डी के लेवल की कमी की मिकदार वो नहीं है जो कि हमारे यहाँ है। तो इसको देखने की ज़रूरत है। इसके अलावा इन्होंने क्या क्या 90% लोगों में विटामिन डी और कैल्शियम लेवल क्या प्रेगनेंसी के स्टार्ट में विटामिन डी और कैल्शियम टेस्ट, बिल्कुल ये है कि विटामिन डी और कैल्शियम टेस्ट के भी करा सकते हैं, और एटलीस्ट मेरा ख्याल है आपको साल में कैल्शियम तो साल में कम से कम 2 दफ़ा करवा लें, क्योंकि वो ज़रा इतना एक्सपेंसिव नहीं है। विटामिन डी चूँकि काफ़ी एक्सपेंसिव टेस्ट होता है, आमतौर पे 2000 से लेकर 2500 तक इसकी कॉस्ट आती है। तो वो अगर आप साल में 1 दफ़ा भी अगर आप करवा लें तो आपके लिए सफिशेंट है, बल्कि 2 साल में भी 1 दफ़ा करा लें तो आपको उसमें अंदाज़ा हो जाएगा कि आपका जो है विटामिन डी लेवल किस लेवल पे है। तो हमारे यहाँ ये भी देखा गया है, क्योंकि मैं एक प्रैक्टिसिंग फिजिशियन हूँ, तो विटामिन डी के लेवल की चूँकि बात हो रही है, तो मेरे पास बहुत सारे पेशेंट ऐसे आते हैं कि जब वो मेरे पास आते हैं तो बॉडी एक सो रहा होता है, उनको जिसम में थकावट हो रही होती है, तो जब मैं उनको विटामिन डी लेवल कराता हूँ तो वो 60 से ज़्यादा आता है, वो इवन 70 तक आता है, इवन 90 तक होता है, तो वो टॉक्सिसिटी की तरफ जा रहे होते हैं। हालांकि उनमें सिम्टम्स आ रही होती हैं वो हाइपोकैल्सीमिया वाली या विटामिन डी की कमी वाली आ रही होती हैं। तो हमारे यहाँ ये देखा गया है कि इसकी वजह ये है कि हमारे यहाँ विटामिन डी का इस्तेमाल कुछ लोगों में जो है वो ओवर द काउंटर प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी की वजह से बहुत ज़्यादा है, और वो पेशेंट जो है वो विटामिन डी टॉक्सिसिटी की तरफ जा रहे होते हैं, और वो टॉक्सिसिटी की वजह से ज़्यादा है उनके किडनी पे भी इफेक्ट पड़ता है, उनके लीवर पे भी इफेक्ट पड़ता है, उनके लीवर पे डैमेज होने के भी चांस होते हैं। लिहाजा विटामिन डी का इस्तेमाल किया जाए, लेकिन ऑप्टिमम किया जाए, और कोशिश ये की जाए कि आप नेचुरल रिसोर्सेज से जो आपकी डाइटरी रिसोर्सेज हैं उसको पहले इस्तेमाल करके देखें। अगर उससे आपका विटामिन डी लेवल नॉर्मल नहीं हो रहा है तो तब आप सप्लीमेंट की तरफ जाएं, और सप्लीमेंट की तरफ अगर आप चाहें तो उसको भी आप कुछ अर्से के बाद उसको ब्रेक कर दें, उसको आप पॉज लें, उसको स्टॉप कर दें, फिर अपना कैल्शियम लेवल चेक करके देखें। अगर कैल्शियम लेवल अगर कम है तो फिर आप
कैल्शियम लें, अदरवाइज़ आपको एक्सेसिव कैल्शियम लेने की ज़रूरत नहीं है। जी, यहाँ पे इंस्टीट्यूट ऑफ क्लिनिकल साइकोलॉजी मैडम उस्मा की तरफ से यह है कि ये डेक्सस टेस्ट जो है, ये बड़ा सवाल है। डेक्सस स्कैन जो होता है वो बोन की डेंसिटी जो है वो उसको मालूम करने के लिए आमतौर पे किया जाता है, जिसमें मैंने कहा है कि ऑस्टियोमलेशिया और ऑस्टियोपोरोटिक जो डिजीज़ होती हैं, जो कि ख़वातीन में ज़्यादा कॉमन है, मर्दों में भी होती है लेकिन ख़वातीन में ज़्यादा है। और ये JPMC जिन्ना पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल सेंटर कराची में ये फ्रीली अवेलेबल है। और ये टेस्ट करवाने से जो है आपको आपकी बोन्स की मिनरलाइजेशन, बोन्स की डेंसिटी या बोन हेल्थ का आपको अंदाज़ा हो जाता है, और फिर उसकी वजह से आप बहुत से प्रॉब्लम से बच सकते हैं। और आप जो है डिफरेंट तरह के जो जैसे मैंने कहा कि पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर है, स्पॉन्टेनियस फ्रैक्चर है, मिनिमम ट्रॉमा से भी फ्रैक्चर होने के चांस होते हैं, उससे भी आप लोगों में विटामिन डी की सीवियर कमी है तो उनको डेक्सा स्कैन कराना चाहिए, ताकि डेक्सा स्कैन से फिर अंदाज़ा होगा कि उनकी बोन हेल्थ की क्या सूरत हाल है। और बोन हेल्थ आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए आमतौर पे बहुत ही ज़रूरी होती है। अब यहाँ पे ये होता है कि आमतौर पे जो टैबलेट जो आमतौर पे दरकार होती हैं विटामिन डी के लिहाज से, वो आमतौर पे उनमें जो है 1000 मिलीग्राम या 1200 मिलीग्राम उसमें अंदर क्या नाम है कैल्शियम की मिक़दार होती है, और साथ में विटामिन डी भी होती है। और विटामिन डी को लेने के लिए उनको डेली एक टैबलेट लेनी चाहिए, एक से ज़्यादा आप तब लें अगर आपको डॉक्टर ने आपको रिकमेंड किया है। वैसे इसके साथ साथ मैं आपको ये भी यहाँ पे बताऊँ कि ये जो विटामिन डी का और कैल्शियम का मेटाबॉलिज्म है, इसको हम ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में इसको देखना चाहिए। और बहुत सारी जो है ऐसी बीमारियां हैं जो कि विटामिन डी और कैल्शियम की कमी से ना सिर्फ स्टार्ट होती हैं बल्कि वो एग्रीवेट भी होती हैं। अब ये जो मैंने कुछ बीमारियों का आपको बताया कि जिसमें ओबेसिटी है, डायबिटीज़ है, हाइपरलिपिडीमिया है, कोलेस्ट्रॉल लेवल का बढ़ना है, हाइपरटेंशन है और आपकी बोन हेल्थ है। अब मैं थोड़ा सा उस तरफ आता हूँ कि कौन सी बीमारियाँ ऐसी होती जब आपको वो लाक हो जाए तो फिर वो कैल्शियम लेवल के नॉर्मल होने से उनके अंदर एक बेहतरी आती है। तो उसके लिहाज से मैं बात करूँगा डिफरेंट तरह के जो कैंसर हैं, जिसमें कोलोन कैंसर हैं, जिसमें ब्रेस्ट कैंसर हैं, जिसमें GIT के कैंसर हैं। तो ये जितने तरह के कैंसर हैं उसमें जो है जो ट्रीटमेंट दी जाती है, जो थेरेपी दी जाती है, जिसमें कीमोथेरेपी भी शामिल है, जिसमें शामिल है, तो उससे जो है चूँकि उनकी डाइट पे फ़र्क पड़ता है। और उसके अलावा उसके अंदर जो है वो डिफरेंट तरह की जो है वो ड्रग्स की वजह से डेफिशिएंसी होती है, और डेफिशिएंसी होने की वजह से उनके अंदर जो है विटामिन डी की कमी होती है। लिहाजा जो कैंसर के पेशेंट्स हैं उनको एक विटामिन डी एक ऑप्टिमम मिकदार में लेना चाहिए, और उनका पीरियडिकली उनको विटामिन डी और कैल्शियम लेवल का टेस्ट करवाना चाहिए, ताकि उनको अपने बोन हेल्थ या उनके कैल्शियम और विटामिन डी मेटाबॉलिज्म उनका एक बॉडी में ऑप्टिमम लेवल पे हो सके। अब यहाँ पे ये है कि इसमें जो मैंने जैसे आपसे पहले कहा कि जो आपके डाइटरी रिसोर्सेस हैं उस पर ज़्यादा रिलाई करें। आप अपने डाइट को बैलेंस डाइट रखें, जिसमें ऑप्टिमम अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, मिनरल और ट्रेस एलिमेंट हो, क्योंकि कैल्शियम और विटामिन डी तो एक आपकी हेल्दी लाइफस्टाइल का एलिमेंट है। अगर आपके अंदर कैल्शियम बहुत ज़्यादा होगी है, लेकिन अगर आपके अंदर आयरन कम है, आपके अंदर जिंक कम है, आपके अंदर कोबाल्ट कम है, आपके जिस्म में अगर सेलेनियम कम है और डिफरेंट तरह के जो विटामिन है वो अगर आपके जिस्म में कम है, तो अल्टीमेटली एक विटामिन की डेफिशिएंसी को करेक्ट करने से दूसरी जो है अगर आपकी विटामिन डेफिशिएंसी है तो आपकी बॉडी पे पॉजिटिव इफेक्ट नहीं आएगा। लिहाजा आमतौर पे आपको ओवरऑल जो है उसका हेल्थ का ख्याल रखना चाहिए। यहाँ पे विटामिन B12 की भी आपके जिस्म के अंदर ऑप्टिमम मिकदार का होना ज़रूरी होता है। विटामिन B12 जो है आपके बहुत सारी बॉडी के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करती है, और उसके साथ साथ वो कैल्शियम के मेटाबॉलिज्म का भी उसके साथ एक लिंक है। तो विटामिन अगर B12 अगर कम है तो उसका कैल्शियम के मेटाबॉलिज्म को भी असर करता है। विटामिन डी आपके नर्व्स की हेल्थ के लिए इसका
बड़ा अहम रोल है। अब यहाँ पे जो है एक और चीज़ ये है कि आपको एक्सरसाइज की तरफ भी जाना चाहिए प्रॉपर वे में। अपने फिटनेस के लिए, आपको हेल्दी लाइफस्टाइल रखने के लिए डेली एक्टिविटीज़ में अपने आप को जितना भी आप एक्टिव रखेंगे उतना जो है ना आपकी जो लाइफस्टाइल जो है उसके अंदर एक तरह का पॉजिटिव इफेक्ट आएगा और आपकी हेल्थ जो है ना एक नॉर्मल जाएगी। अब मैं कुछ और सवालों को देख लेता हूँ। कोई और उसमें नहीं है तो अब जो है ये जो आज का जो टॉपिक था वो आपकी ओवरऑल कैल्शियम मेटाबॉलिज्म और जो है आपके विटामिन डी मेटाबॉलिज्म के हवाले से था। तो हमें अपनी लाइफस्टाइल में जो है इस तरीके से अपने लाइफस्टाइल को रखें ताकि इन दो जो मिनरल्स हैं और जो विटामिन है इसको हम प्रॉपर वे में अपनी डाइट में इस्तेमाल करें, लेकिन इसमें इतदाल का होना ज़रूरी है। अगर आप एक्सेसिव जो है मकदार लेंगे तो उससे भी आपकी हेल्थ पे एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ने का चांस होता है। तो लिहाजा आपको अपने हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए आपके हेल्दी माइंड का होना ज़रूरी है, क्योंकि ये जो दोनों चीज़ों पे जो मैंने आज जिक्र किया इनकी डेफिशिएंसी से आपकी जो मूड है उस पर भी इफ़ेक्ट पड़ता है, आपकी थिंकिंग पैटर्न पे इफ़ेक्ट पड़ता है, आपके डिफरेंट तरह के जो आपके थिंकिंग पैटर्न है, जो आपके मूड पैटर्न है उस पर भी इसका होता है। तो उसके लिहाज से जो है जैसे आपको पता है कि एक हेल्दी बॉडी के साथ साथ एक हेल्दी माइंड का होना भी ज़रूरी होता है। अगर आपके जैसे WHO की डेफिनेशन भी है कि फिज़िकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग, तो आप सोशली तौर पे जितना एक्टिव होंगे उतना आपकी सोशलाइजेशन अच्छी होगी, जितनी सोशलाइजेशन अच्छी होगी उतना आपका जो है माइंड जो है वो ज़्यादा प्रोएक्टिव होगा। माइंड प्रोएक्टिव होगा तो आपकी बॉडी पे उसका पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा। तो आज का ये जो टॉपिक था ये इसलिए ज़रूरी था कि आजकल कोविड के हवाले से भी बहुत सारी रिसर्च आ रही हैं और अक्सर कुछ आर्टिकल्स भी मेरी भी नज़र से गुजरे हैं कि कोविड के हवाले से भी कहा जा रहा है कि आपको सन का एक्सपोजर जो है वो ज़रूरी होना चाहिए। और अगर आपका सन का एक्सपोजर डेली 15-20 मिनट तक होता है, 25 मिनट तक होता है, तो आपके साथ जो है ना वो कोरोना इन्फेक्शन के चांसेस जो है ना कम हो जाएंगे। और अगर आपकी बॉडी पे किसी जगह पे कोरोना किसी वजह से अटैच हो गया आपके जिस्म के किसी पार्ट पे, तो अगर आप धूप में जाएंगे तो ना सिर्फ आपकी विटामिन डी की ज़रूरियात पूरी होगी बल्कि आप जो है वो कोरोना भी जो है वो ब्राइट सनलाइट में किल हो जाता है, उससे भी आपके पॉजिटिव इफेक्ट आता है। अबव ऑल ये है कि सन एक्सपोजर आपकी विटामिन डी लेवल को इन्हांस करता है और विटामिन डी इन टर्न आपकी जो बॉडी का जो डिफेंस मैकेनिज़्म है, जो आपका फ्लाइट और फाइट का मैकेनिज़्म है, जो आपके बॉडी का इम्यून सिस्टम है, तो इसका इम्यून बूस्टिंग इफेक्ट भी बॉडी पे पड़ता है। तो इस इम्यून बूस्टिंग इफेक्ट की वजह से जो है हमें जो है विटामिन डी और कैल्शियम का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। तो इंशाल्लाह आपसे इस प्लेटफॉर्म से जो इंस्टीट्यूट ऑफ क्लिनिकल साइकोलॉजी यूनिवर्सिटी ऑफ कराची का जो वेबसाइट है और डायरेक्टर ICP मैडम जो है वो उनकी तरफ से जो है ना ये डिफरेंट तरह की जो प्रोग्राम जो अरेंज की गई हैं, तो उसके लिए मैं मैडम उस्मा अली का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने ये प्लेटफॉर्म फराहम किया ताकि हम लोगों के को हेल्थ एजुकेशन की तरफ लेके जा सकें, ताकि उनकी हेल्थ पे जो फिज़िकल हेल्थ है और मेंटल हेल्थ पे एक पॉजिटिव इफेक्ट आ सके। अस्सलाम वालेकुम।